हम सिकुड़ रहे हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम खत्म हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो एक स्वभाव है। मेढक बैठा रहे, उसके ऊपर एकाएक खौलता पानी डाल दीजिए तो मेढक उछल के भाग जाएगा। लेकिन मेढक को एक बड़े से पतीले में नॉर्मल पानी में रख के उसको गैस के ऊपर रख दीजिए और गैस को सिम कर दीजिए जिससे वो धीरे धीरे गर्म हो, तो 95 डिग्री तक मेढक आनंद लेगा गर्म पानी का। और थोड़ी देर के बाद 100 हो जाएगा, वो फिर कूदने लायक, उछल के भागने लायक बचेगा ही नहीं। ये हुआ नहीं है क्या? हुआ है। मैं तो बंगाल गया हूं, देख के आया हूं क्या हो रहा है वहां हिंदुओं की हालत, क्या क्या हो रहा है वहां पे। शायद आप कल्पना नहीं, आप सुरक्षित राज्य में हैं, सुरक्षित यहाँ पे अच्छा शासन आपको मिला है पिछले 25-30 सालों से, इसलिए आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा पूरा देश ऐसा नहीं है। अरे आप खुद सोचिए ना कि होली दिवाली खेलने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है, भारत के त्योहार मनाने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है। यह गर्व की बात नहीं है, यह चिंता करने की बात है। और जो वो सोच थी पाक नापाक की, वो कम हो रही है, बढ़ रही है। जोर से बोलिए जरा। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। भारत में 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बताऊं या आपको पता है? पता है। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी कॉलेज खोले थे, एक मिशनरी स्कूल खोले थे। पिछले 75 साल में 3 लाख के आसपास स्कूल खुल गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 7 लाख गुरुकुल थे, अब 70,000 से कम हो गए। पहले 1000 मदरसे थे, अब 3 लाख हो गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा तो भगवान की कृपा से मुझे जेठमलानी जी से परिचय हो गया मेरा। 1 आध साल काम करने के बाद एक दिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, जब थोड़ा क्लोज हो गए, इतनी हिम्मत होने लगी कि हाँ कुछ भी पूछ ले। मैंने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा? तो वो तो अलग तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया। बोले तुम्हें अगर 24 घंटे पहले पता चल जाए कि कल भागना है तो क्या क्या करोगे? मैंने कहा सर सारा जमीन उमीन का सौदा तय कर दूंगा, घर का सौदा तय कर दूंगा, जितने गोल्ड वोल्ड हैं सब इकट्ठा कर लूंगा, मैक्सिमम चीज़ों को जो बिक जाएगा, नहीं तो एडवांस लेके करा के लेके भागूंगा। बोले बेटा 10 रुपए लेके भागा था, पैजामा और बनियान पहन के। जिस सोच के कारण आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच अभी खत्म हो गई या बढ़ रही है? जिस सोच के कारण इंद्र कुमार गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच खत्म हो गई या बढ़ रही है? जिस सोच के कारण यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को, गुलजार को, देवानंद को, राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को, इन सबको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस सोच के कारण मिल्खा सिंह को, लाला अमरनाथ को अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? अगर वो सोच बढ़ रही है, वो स्कूल बढ़ रहे हैं, नफरत सिखाने वाले स्कूल बढ़ रहे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसलिए मैं कहता हूं अब मजहब के आधार पे बने सारे नियम कानून खत्म करिए, मजहब के आधार पे बने सारे बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म करिए, मजहब के आधार पे सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करिए। मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चला, अगर ये मजहब के आधार पे लोन चलता रहा, मजहब के आधार पे वजीफा चलता रहा, मजहब के आधार पे आयोग चलता रहा, मजहब के आधार पे मंत्रालय चलता रहा, तो अभी 75 साल पहले तो एक विभाजन हुआ था, अब की बार 3 विभाजन होगा 25 साल के बाद। और इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने कहा था मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, इसलिए अब कुछ भी मजहब के आधार पे नहीं चलेगा। भारत के संविधान में WAQF वक्फ जैसा शब्द ही नहीं है।
पूरे के पूरे संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। पूरे के पूरे भारत के संविधान में मजहब के आधार पे मंत्रालय होना चाहिए, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज चलना चाहिए। ये कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। मजहब के आधार पे लोन हो, वजीफा, कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस पे खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कोई मुझे संविधान में दिखाए जहां लिखा है कि माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, दिखाए मुझे कहीं। बल्कि इसका उल्टा है। उल्टा है, संविधान कहता है मजहब के आधार पे तो कुछ खर्च ही नहीं करना। समाधान क्या है? समाधान यह है, अच्छा पूरे पूरे भारत के संविधान में माइनॉरिटी भी डिफाइन नहीं है। अल्पसंख्यक कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के पूरे कानून में, किसी कानून में माइनॉरिटी, 6000 कानून चल रहे हैं, किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। लेकिन इस मजहब का जहर घोलने के लिए कांग्रेस ने 1992 में एक कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। लेकिन फिर वही धोखा, जैसे एनएसए में नहीं बताया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, यूएपीए में नहीं बताया कि देश की एकता अखंडता के लिए खतरा क्या है, वैसे 1992 में माइनॉरिटी कमीशन तो बना दिया, यह नहीं बताया माइनॉरिटी कौन है। 2006 में भारत के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय 2006 में बना है। उसके पहले था ही नहीं। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सबका काम करती थी। मैंने पीआईएल फाइल किया है। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होना चाहिए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। जिसकी जनसंख्या 1% से ज्यादा है उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए। देश को बचाने के लिए कई काम करने पड़ेंगे और वो सारे काम भारत के संविधान में है। बहुत लोग कहते नहीं संविधान बदलना पड़ेगा, संविधान संशोधन, ना कुछ नहीं करना है। संविधान को भारत का चश्मा लगा के पढ़ने की जरूरत है। अभी तक जो संविधान पढ़ा जा रहा है वो अमेरिका और इंग्लैंड के चश्मे से पढ़ा जा रहा है। केवल भारत के संविधान को भारत का चश्मा लगा लिया जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। मेरी एक पीआईएल चल रही, जिसको इंटरेस्ट हो गूगल करिएगा, धर्म रिलीजन, अश्विनी उपाध्याय। अभी केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ, सबको नोटिस कराया मैंने। धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दिया जाए, भारत की कई समस्याएं समाधान खत्म हो जाएंगी। धर्म जोड़ता है और रिलीजन, जोर से बोलिए, तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मैंने उसमें 20 डिफरेंस बताए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। धर्म और रिलीजन डिफाइन हो जाए तो फायदा यह होगा कि संविधान में लिखा हुआ है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, तो जो रिलीजियस किताब है जो बांटती है वो नहीं स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। और धार्मिक ग्रंथ जो सबको जोड़ता है, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद, वो सारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। संविधान कहता है रिलीजन के आधार पर पैसा मत खर्च करना, आर्टिकल 28। तो रिलीजन के आधार, जो रिलीजन को प्रमोट करने वाली चीजें हैं उनको एक पैसा नहीं खर्च होगा, और जो धर्म को प्रमोट करने वाले हैं उन पे खर्च होगा। अब जैसे भट्ट जी का ये अपना वेद विद्यालय है, ये धर्म को प्रमोट कर रहा है, रिलीजन को, धर्म को। सनातन धर्म और बाकी रिलीजन में अंतर क्या है? हम कहते हैं धर्म की, ठंडे पड़ गए लगता है, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हम कभी कहते हैं क्या हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और हिंदुओं का कल्याण हो? कभी कहते हैं क्या? यही धर्म है। इसलिए कहता हूं हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम जननी जन्म भूमिष्य की बात करते हैं, हम सर्व मंगल मांगल्य की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका, ये सनातन धर्म है। और बाकी क्या है? लेकिन अभी उल्टा खेल चल रहा है। धर्म को प्रमोट करने के लिए आपका जो टैक्स जा रहा है, धर्म के प्रमोट करने पे खर्च नहीं हो रहा है। अभी आपका इनकम टैक्स और आपकी जीएसटी कहां खर्च हो रही है? किसको प्रमोट करने पे?
और ऐसे रिलीजन को प्रमोट करने पे खर्च हो रही है जो कहता है भारत का त्योहार मनाना हराम, भारत का विचार हराम, वसुधैव कुटुंबकम हराम, नारी तू नारायणी हराम, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता हराम, वंदे मातरम हराम, होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम, जो मतलब हर चीज भारत का हराम बता रहा है, उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? समाधान माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, या 1% से कम वाले को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, समस्या समाधान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसकी लड़ाई अपनी चल रही है। कायले 5,000 करोड़ रुपए ऐसे उस पर खर्च करना जो भारत को मानता ही नहीं। मेरा मानना है पैसा खर्च होना चाहिए आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का घर वापसी के ऊपर। और क्यों? इसको समझिए। घर वापसी कराना केवल समाज का काम नहीं है। घर वापसी कराना केवल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बाकी आप लोगों का काम नहीं है। घर वापसी कराना समाज का भी काम है, संगठन का भी काम है, लेकिन सरकार का भी काम है। और क्यों मैं आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से जीत जाए तब भी वो सांसद और विधायक नहीं कहलाएगा। 10 लाख वो काउंटिंग हो गई, 10 लाख वोट से जीत भी गया, कलेक्टर ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। सांसद विधायक वो तब कहलाएगा जब वो संविधान की शपथ लेगा। और संविधान की शपथ लेके क्या कहता है? मैं भारत के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा गोल है प्रियम्बल में, इसको मजबूत करूंगा। जब तक व्यक्ति शपथ नहीं लेता तब तक वो पार्टी का होता है। जैसे वो संविधान की शपथ लेता है वो किसका हो जाता है? सबका हो जाता है। और याद रखिए 20 लाख वोट से भी जीत जाए, अगर कोई शपथ नहीं लेगा तो उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कब मिलेगा? जब वो शपथ लेगा। घर वापसी होगी तो संविधान हमारा मजबूत होगा। घर वापसी होगी तो इक्वलिटी जस्टिस की भावना मजबूत होगी। घर वापसी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। घर वापसी होगी, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं क्यों बता रहा हूं? इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए कि आप ये बताओ सबसे ज्यादा सेंसिटिव बूथ कहां है आपके गुजरात में? जहां हिंदू 100% है वो सेंसिटिव बूथ है, या जहां हिंदू 20% है वो सेंसिटिव बूथ है? जोर से बोलिए जरा। तो जैसे हिंदू घटता है वो बूथ क्या हो जाता है? सेंसिटिव। सेंसिटिव होने का मतलब लोकतंत्र कमजोर। अगर उसी बूथ पे 100% हिंदू जाए तो सेंसिटिव बूथ रहेगा क्या? तो घर वापसी होगी तो सेंसिटिव बूथों की संख्या कम होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। घर वापसी होगी, बहुत सारे अपराध खत्म होंगे। घर वापसी होगी, लफ्ज़ जिहाद खत्म होगा। घर वापसी होगी, लैंड जिहाद खत्म होगा। घर वापसी होगी, पत्थरबाजी रुकेगी। घर वापसी हो जाएगी, धर्मांतरण का खेल ही खत्म हो जाएगा। घर वापसी हो जाएगी, घुसपैठी आना बंद कर देंगे, उनको पता इधर आएंगे, वापसी करना पड़ेगा, वहीं पड़े रहो, जहां पड़े वहीं पड़े रहो। तो वास्तव में अगर भारत की संविधान को बचाना है, भारत की सोच को बचाना है, भारत के त्योहारों को बचाना है, भारत की परंपराओं को बचाना है, जिन चीज़ों के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? घर वापसी। तो घर वापसी समाज को भी कोशिश करना चाहिए, जो व्यापारी समाज के लोग हैं इनको भी कोशिश करना चाहिए, थोड़ा इंसेंटिव देना चाहिए जो घर वापसी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सरकार को भी भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए घर वापसी जरूरी है। तो जो केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। घर वापसी।